अब बात करते हैं अपनी अगले मॉडल की, जिसका नाम है एम अप्रोच या फिर मोदी-ग्लानी मिलर मॉडल बोल सकते हैं आप इसे, ठीक है। एम अप्रोच का क्या कहना है? तो भाई जो मोदी-ग्लानी मिलर थे, इनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट की दुनिया में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है। बहुत सारी अलग अलग थ्योरीज इन्होंने दी हैं, है ना। उन्हीं में से एक थ्योरी जो डिविडेंड के रिगार्डिंग थी, वो अपन आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, इन्होंने क्या कहा वो समझते हैं। इन्होंने थोड़ा अलग बात की, और वो क्या बात थी? इन्होंने कहा कि आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करें या ना करें, इसका मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। थीम यही है। इन्होंने कहा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने से या ना करने से, या ज़्यादा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने से या कम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने से मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म या कंपनी या एंटिटी जो होती है वो अफेक्ट नहीं होती है, ठीक है। और इसी थॉट को दिमाग में रखते हुए हम इस अप्रोच को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि इसका एक और नाम क्या है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज डिविडेंड इररेलेवेंस थ्योरी। इररेलेवेंस थ्योरी का क्या मतलब है? डिविडेंड का बांटना या ना बांटना इररेलेवेंट होता है मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म के लिए, ठीक बात है। तो इररेलेवेंट का मतलब आपको समझ में आ गया कि मार्केट वैल्यू के लिए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी इज नॉट रेलिवेंट, ठीक बात है। आप डिविडेंड पॉलिसी कैसी रखने वाले हैं, इससे मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक बात है। तो इसलिए इसको इररेलेवेंस थ्योरी भी कहा जाता है, ठीक है। और आगे बात करते हैं भाई। आगे है डिविडेंड पॉलिसी। डिविडेंड पॉलिसी डज नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ फर्म। फर्म की वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है डिविडेंड पॉलिसी से, ऐसा एमएम का कहना है, ठीक है। अच्छा, आप ध्यान रखें, इस मॉडल को समझाने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना। और हो सकता है फर्स्ट टाइम में आपको ऐसा थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो, आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगे, पर कोई बात नहीं। इसके सारे क्वेश्चन एक जैसे होते हैं, बस एक बार आप समझ जाएंगे तो बढ़िया काम हो जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा वेट करना, एट द एंड आप कहेंगे कि यार ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत आसान है ना। ओके, अभी तो बस सुनते जाइए आप, है ना। सो फाइनली अपन बोल सकते हैं कि आप डिविडेंड, सॉरी यहाँ डिविडेंड लिखना था, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करें या ना करें, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करें या फिर ना करें, सो नॉट डिस्ट्रीब्यूट, दोनों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है किस पर, मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म पर, ठीक है। मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म या एंटिटी जो भी आप कहें, ठीक है। अच्छा, और क्या है भाई? थीम तो अपन बात कर ही चुके हैं ना। क्या है भाई आगे? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स डिपेंड्स solely on its earning power, ठीक बात है। and is not influenced by the manner in which its earnings are split between dividend and retained earning, ठीक बात है। अब इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना।
इनका कहना है कि यार जो मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म होती है, जो मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म होती है, इट डिपेंड्स ऑन इट्स अर्निंग पावर। मतलब फर्म की, एंटिटी की मार्केट वैल्यू क्या होगी, उसके शेयर्स की मार्केट में क्या वैल्यू होगी, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो कितना कमाने की पावर रखती है। कोई फर्म है जो बहुत ज़्यादा अर्निंग पावर रखती है तो उसकी मार्केट में वैल्यू ज़्यादा होगी, और कोई फर्म है जिसकी अर्निंग पावर बहुत कम है तो उसकी मार्केट वैल्यू भी कम होगी, है ना। तो इसका मतलब एमएम अप्रोच का ये कहना हो गया कि डिविडेंड से इन्फ्लुएंस नहीं होगा। मतलब जैसे आपने प्रॉफिट कमाया, अब उसमें आप कितना डिविडेंड बांट देंगे और कितना रिटेन अर्निंग रखेंगे, कितना आप बांट देंगे, कितना आप रिटेन अर्निंग के रूप में रखेंगे, इससे कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है मार्केट वैल्यू पर। तो किस चीज़ से प्रभाव पड़ता है, किस चीज़ से इन्फ्लुएंस होती है मार्केट वैल्यू? अर्निंग पावर ऑफ द एंटिटी। जितना ज़्यादा आपका अर्निंग पावर होगा उतना ज़्यादा मार्केट में आपका वैल्यू होगा, है ना। और एक हद तक उसका कहना भी ठीक है, ठीक बात है। और आगे बात करते हैं भाई, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा ऐसी उम्मीद मैं कर रहा हूँ। अभी तक कोई खास अपन ने बात नहीं की है ना। और आगे चलते हैं। अब आप मुझे बताइए कि अगर अर्निंग पावर पर मार्केट वैल्यू डिपेंड करती है तो आप बताओ अर्निंग पावर काय पर डिपेंड करती है ना। तो मैं आगे लिख रहा हूँ, एंड अर्निंग पावर डिपेंड्स ऑन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अर्निंग पावर काय पर डिपेंड करती है कि आप कितना रिटर्न कमा सकते हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे। इनफैक्ट इन्वेस्टमेंट पर जितना रिटर्न कमा सकते हैं उसे ही हम अर्निंग पावर कहते हैं, है ना। तो भाई जितना आप रिटर्न कमा सकते हैं इन्वेस्टमेंट पर उतना ही आपका क्या हो जाएगा, अर्निंग पावर हो जाएगा, ठीक बात है। तो बेसिक थीम क्या है कि मार्केट वैल्यू अर्निंग पावर पर डिपेंड करती है, इन्वेस्टमेंट पर कमाए गए रिटर्न पर डिपेंड करती है, ना कि डिविडेंड पॉलिसी पर, ठीक बात है। अब अपन बात करते हैं कि इसने जो फॉर्मूला दिया उससे इसने कैसे प्रूव करा कि डिविडेंड पॉलिसी मैटर नहीं करती है, ठीक बात है। तो ध्यान से सुनिए, अब अपन काम की बात करने वाले हैं। अभी तक एक जस्ट अपन थ्योरी पर डिस्कशन कर रहे थे, है ना। तो सुनिएगा, इसको देखो, यहाँ लिखता हूँ मैं, यहाँ लिख रहा हूँ बेसिक फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग P0। मतलब किसी शेयर का आज का प्राइस जानने का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। ये होता है P0 इक्वल्स टू D1 प्लस P1 अपॉन 1 प्लस KE। सिंपल है। आप बताओ कोई भी शेयर की आज की प्राइस क्या होगी। सिंपल, उस शेयर से जो भी फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाले हैं उन सबको आज पर ले आओ, ठीक बात है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई शेयर है जिसको आपने ख़रीदा या ख़रीदने वाले हैं, मान लो अगले साल उस शेयर से आपको 10 रुपये का डिविडेंड मिलेगा, ठीक बात है। और वो शेयर अगले साल तक 110 रुपये का हो जाएगा या 120 रुपये का हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू क्या होगी एक साल बाद 120। सो P1 इज़ कल का प्राइस ऑफ शेयर, बताओ P0 इज़ आज का प्राइस ऑफ शेयर, है ना। सो कल के दिन आज जो आप शेयर खरीदने वाले हो, आपको ऐसा लगता है कि एक साल बाद ये हमें 10 रुपये का डिविडेंड देगा और इसकी मार्केट में वैल्यू हो जाएगी 120 रुपये, और उसकी डिस्काउंटिंग आप करते हैं सपोज 10% से, तो 1.10, 120 प्लस 10, 130 डिवाइड बाई 1.10 कर दो तो आपका P0 मतलब आज का प्राइस क्या होना चाहिए वो निकल जाएगा। तो ये तो हम कई बार पढ़ चुके हैं कि किसी भी कोई भी वस्तु, प्रोडक्ट या शेयर या कुछ भी है, उसका आज का वैल्यू क्या होगा, उससे मिलने वाले फ्यूचर्स बेनिफिट, उससे मिलने वाले फ्यूचर बेनिफिट्स को आज पर ले आओ, वही उसके आज की वैल्यू हो जाएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि P0 क्या होता है, ठीक बात है, ओके। और आगे बढ़ते हैं। ऑन लुकिंग, इसको ग्रीन से लिखता हूँ, है ना। ऑन लुकिंग एट दिस formula, it seems that इस फॉर्मूला को देखकर हमें ऐसा लगता है मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर
डिपेंड्स ऑन या ऑल्सो डिपेंड्स ऑन डिविडेंड। क्यों सर? अब क्लियर तो दिख रहा है भाई, आप खुद ही तो बोल रहे हो कि फ्यूचर में मिलने वाले बेनिफिट्स जो होंगे उनकी आज की वैल्यू, तो फ्यूचर में तो डिविडेंड भी मिलना है, तो आपने डिविडेंड की भी तो डिस्काउंटिंग करके आज पर लाए हो, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मार्केट वैल्यू कल मिलने वाले डिविडेंड पर भी डिपेंड करती है। इस फॉर्मूले को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है, जबकि अप्रोच का कहना क्या है कि यार डिविडेंड से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फॉर्मूले में तो डिविडेंड आ रहा है, इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि डिविडेंड से प्राइस अफेक्ट हो रहा है और इनफेक्ट दिख रहा है ना। तो पता है अब क्या होगा, इस फॉर्मूले को कुछ इस तरीके से घुमाया उन्होंने, इस तरीके से उन्होंने इसको चेंज करा कि उससे वो प्रूव कर पाए कि यार डिविडेंड पर जो है वो प्राइस डिपेंड नहीं करती है, डिविडेंड पर डिपेंड नहीं करती है मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म, है ना। तो कैसे उन्होंने इसको इस अपनी लायक बनाया, अपनी बात रखने के लायक बनाया, है ना, वो अपन को देखना है। देखते जाइए, है ना, थोड़ा सा समय लगेगा, आप आराम से सुनते जाइए, है ना, एक ही बार बस समय लगेगा, उसके बाद तो नॉर्मल सी बात हो जाएगी। और ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो फॉर्मूला है उसको थोड़ा सा डिराइव करना आपको बता दूँ, उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको दे दूँ। अल्टीमेटली तो क्या होगा, आपके दिमाग में फॉर्मूला सेट हो जाएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आप बड़ी आसानी से उसको सेट करके या उसको सॉल्व करके आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। पर प्राइमरीली हमें अंडरस्टैंडिंग लेना चाहिए, ठीक है। अब देखो क्या करा उन्होंने, कहा एक काम करो, बोले मल्टीप्लाई एन बोथ दी साइड्स। अब बोले दोनों साइड आप एन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अपन ने कहा ठीक है भाई, कर देते हैं। तो अब बताओ, यहाँ P0 था तो ये NP0 हो जाएगा, है ना, और इधर मतलब इस वाली साइड में भी क्या होगा, आपका n से मल्टीप्लाई होगा, है ना। सो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा P0 की जगह पर NP0, ठीक बात है, NP0। और इधर क्या हो जाएगा, D1 था तो ND1 हो जाएगा, P1 था तो NP1 हो जाएगा, और यहाँ तो 1 + k ही रहेगा, है ना। ये तो पूरा मिलाकर एक ही टर्म है, ठीक बात है। तो अपन ने n से मल्टीप्लाई कर दिया है दोनों साइड में। तो अभी भी क्या डिविडेंड गायब हो पाया? नहीं हो पाया, अभी भी डिविडेंड आपको यहाँ पर ये देखो, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। और ND1 जब तक डिविडेंड दिखता रहेगा फॉर्मूले में, इसका मतलब सिंपल है यार, इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं जो मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म है ये डिपेंड करती है डिविडेंड पर। अगर ND1 लिखा है मतलब लिखा है, मतलब डिविडेंड पर डिपेंड कर रहा है मार्केट वैल्यू, है ना। तो देखो अभी क्या होगा, है ना, ध्यान से सुनते जाइए, थोड़ा सा स्टोरी आगे थोड़ा सा लंबी चलने वाली है ना, 5-7 मिनट और, है ना। ओके, तो NP0 बराबर ND1 + NP1 डिवाइड बाई 1 + k। अब सुनो क्या होना है। अब एक एग्जाम्पल देखो आप, छोटू सा, है ना, जिसमें मैं कुछ समझाने वाला हूँ। इसको ध्यान से सुनना जो आप बोलने वाला हूँ, है ना। मान लीजिए कंपनी है एक, wants to invest in a project, ठीक है, that requires ₹10 lakhs, ठीक है। तो मान लीजिए कंपनी है जो एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रही है और इन्वेस्टमेंट करने के लिए उसे 10 लाख रुपए चाहिए। सर ये अचानक से इन्वेस्टमेंट की बातें आप क्यों कर रहे हो? क्योंकि अभी अपन ने बात की थी कि अप्रोच के हिसाब से अर्निंग पावर पर डिपेंड करती है मार्केट वैल्यू, और अर्निंग पावर डिपेंड करती है इन्वेस्टमेंट पर, है ना। तो इन्वेस्टमेंट की बात तो होना ज़रूरी है, ठीक है। फिर आगे क्या कहा, एंड कंपनीज अर्निंग ऑफ दिस ईयर इक्वल्स टू, सपोज ये 6 लाख है, ठीक है। तो भाई 10 लाख रुपए का प्रोजेक्ट आपके सामने है जिसमें आप इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं, और आपकी जो अर्निंग है वो कितनी है, 6 लाख रुपए, ठीक है। अब डिविडेंड इसमें से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या नहीं करते हैं ना। तो सपोज आपने क्या करा, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड, डिविडेंड आपने कितना डिस्ट्रीब्यूट करा, इसमें से 6 लाख में से सपोज आपने 2 लाख का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक बात है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, है ना, सिंपल सवाल है, आप सोचकर जवाब देना, मन में ही जवाब देना आप, है ना। वो ये है कि हमने 10 लाख रुपए चाहिए, हमको 10 लाख रुपए हमको चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए,
अभी 6 लाख तो हमने इस साल कमाए हैं, तो वो 6 लाख के 6 लाख हम पूरे इन्वेस्ट कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं करे, हमने 2 लाख उसमें से डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। बताओ कितनी बचे? 6 लाख में से 2 लाख डिस्ट्रीब्यूट कर दिए तो 4 लाख बच गए। 4 लाख बच गए जो हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्ट करने के लिए तो 10 लाख चाहिए, तो मतलब 6 लाख और चाहिए। तो बताओ क्या करना पड़ेगा? ठीक है, हम नंबर ऑफ शेयर्स कुछ इशूज़ कर देते हैं, मतलब न्यू शेयर्स हम इशू कर देंगे, नए शेयर इशू कर देंगे तो 6 लाख रुपये वहाँ से आ जाएंगे। ऐसा अपन कर सकते हैं। तो इसका मतलब कितने शेयर इशू करना है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने अर्निंग का कितना पोर्शन बांट दिया है। तो 6 लाख में से आपने 2 लाख बांट दिए, इसलिए 4 लाख ही बचे, और जबकि चाहिए 10 लाख है तो आपको 6 लाख के नए शेयर इशू करने पड़ेंगे। अदरवाइज़ क्या होता, अगर आप 6 लाख में से एक भी रुपया ना बांटते तो 10 लाख में से 6 लाख तो यही हो जाती, 4 लाख के और शेयर इशू करने पड़ते हैं ना। तो अपन ने भी एग्जाम्पल में लिया है कि 2 लाख मान लो आपने डिविडेंड बांट दिया है ना। बताओ कितने नए शेयर हमें इशू करने पड़ेंगे, है ना। तो यहाँ लिख रहा हूँ न्यू शेयर्स टू बी इशूड, कितने शेयर्स हमें इशू करने पड़ेंगे, है ना। और कौन से? न्यू वाले, ओबियसली न्यू, है ना। नए शेयर कितने इशू करने पड़ेंगे, तो देखना इसको अपन नाम दे रहे हैं MP1। सर ये MP1 कहाँ से आ गया? M मतलब नंबर ऑफ शेयर्स, इसके पहले अपन ने N शब्द यूज़ करा था, है ना। तो अभी तक N के लिए कुछ बोला नहीं था। N मतलब क्या हो जाएगा अपना, यहाँ लिख देता हूँ, N मतलब हो जाएगा ओल्ड नंबर ऑफ शेयर, ओल्ड नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक बात है, ओके। और M मतलब हो जाएगा नए नंबर ऑफ शेयर्स। और P1 मतलब भाई अब आप इशू करोगे तो P1 पे ही करोगे, आज के प्राइस पे तो इशू होगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो अगले साल की बातें चल रही हैं। बोलो, तो अगर आप नए शेयर इशू करोगे तो वो कल के प्राइस पे करोगे, आज मतलब जब भी इशू करोगे तो तब के प्राइस पे करोगे ना, आज के प्राइस पे थोड़ी कर सकते हो, है ना। तो कितने नए शेयर आपको इशू करने पड़ेंगे, ठीक बात है। तो वो तो जो भी उस समय प्राइस होगा उस पर इशू करने पड़ेंगे, है ना। आज के प्राइस पर तो आज के शेयर बस रहेंगे, है ना। ओके, तो MP1 का क्या है भाई? MP1 हम कैसे निकालेंगे? ध्यान से सुनना। आंसर तो हमने ओरली दे दिया, कितना आया हमारा आंसर? 6 लाख में से 2 लाख बांट दिए थे, मतलब 4 लाख बचे थे, और 10 लाख इन्वेस्ट करने हैं, मतलब 6 लाख के नए शेयर इशू करने पड़ेंगे। अब उस बात को कैसे इन्होंने लिखा सुनिएगा। इन्होंने लिखा इन्वेस्टमेंट कितना करना है माइनस अर्निंग माइनस डिविडेंड। अब आप देखो, आपने मन में भी तो यही करा था, कैसे चेक कर देते हैं अभी अपन। पहले तो एक काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट को अपन लिखेंगे I, अर्निंग को लिखेंगे E, डिविडेंड को लिखेंगे D, ठीक है। और MP1 को MP1, इसको चेक कर लेते हैं एग्जाम्पल से। आप बताइए, इन्वेस्टमेंट करना था 10 लाख, ठीक है, माइनस अर्निंग आपकी कितनी थी 6 लाख, उसमें से आपने मार दिए 2 लाख, बचे कितने 4 लाख। तो 10 लाख में से 4 लाख गया 6 लाख, 6 लाख के नंबर ऑफ मतलब 6 लाख के नए शेयर इशू करने पड़ेंगे। सो MP1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 लाख, इतने के आपको नए शेयर इशू करने पड़ेंगे। और 10 रुपये का अगर शेयर होगा तो 60,000 शेयर आपको इशू करने पड़ेंगे, ऐसा अपन बोल सकते हैं, ठीक बात है। सो MP1 मतलब नंबर ऑफ न्यू शेयर्स टू बी इशूड, ठीक बात है। सो MP1 मतलब फाइनली क्या हो गया, MP1 बराबर हो गया I माइनस E माइनस D। सहमत हैं आप? ओके, और आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, सुनिएगा बात को ध्यान से, है ना। मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। क्या चेंज कर रहा हूँ? MP1 इक्वस टू I माइनस E माइनस डिविडेंड की जगह मैं कुछ लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मैं लिख रहा हूँ ND1। सर ये क्या कर दिया आपने? मैंने डिविडेंड की जगह लिख दिया ND1। N क्या है सर? ओल्ड नंबर ऑफ शेयर्स। D1 क्या है? डिविडेंड। तो आप बताइए, जो भी आपके नंबर ऑफ शेयर्स होंगे, जो भी आपके शेयर्स होंगे, जैसे सपोज आपके शेयर्स हैं, मान लो 5000 शेयर्स हैं, ठीक है। डिविडेंड तो केवल ओल्ड नंबर ऑफ शेयर्स को मिलेगा ना, मतलब ओल्ड वाले शेयर होल्डर्स को मिलेगा ना, नए को तो नहीं मिलेगा। जिनको शेयर इशू करे उनको थोड़ी ना डिविडेंड मिलेगा, है ना। जिनने अभी शेयर खरीदे हैं उनको डिविडेंड बाद में मिलेगा, अभी तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलेगा। तो 5000 इंटू मान लो डिविडेंड अपन ने बांटा 10 रुपये पर शेयर, तो इंटू क्या करेंगे 10, तो 5000 इंटू 10, 5 लाख का डिविडेंड, सॉरी 50,000 का डिविडेंड बढ़ जाएगा।
तो मैंने क्या करा, ये डिविडेंड को ND1 लिख दिया, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स इंटू डिविडेंड पर शेयर, है ना। N मतलब नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, और ये हो जाएगा डिविडेंड पर शेयर। तो ये एक तरीके से टोटल डिविडेंड हो गया ND1। तो उसमें गलत क्या है, डिविडेंड लिखो या ND1 लिखो, क्या फ़र्क पड़ता है, एक ही बात है ना। बस इसको, और जैसे होता है ना अपन सेल्स लिखते हैं, सेल्स लिखने के दो तरीके क्या हैं, एक तो लिख दो 10 लाख की सेल है, दूसरा क्या लिख दो 10,000 यूनिट इंटू 100 रुपये के हिसाब से एक यूनिट। तो अल्टीमेटली आना कितना है, आना तो 10 लाख ही है ना, सोच कर देखो आप, है ना। तो चाहे 10,000 इंटू 100 लिखो या सीधा 10 लाख लिख दो सेल्स, अल्टीमेटली तो टोटल वही चाहेगा, है ना। ओके, तो ऐसा अपन ने थोड़ा सा उसको बढ़ाकर लिख दिया। फिर क्या हुआ देखिएगा, MP1 इक्वल्स टू I माइनस E माइनस ND1। अच्छा, ये माइनस ओपन होगा तो यहाँ हो जाएगा प्लस आपका, ठीक है। ये ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस ही और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस ND1 आएगा, ठीक बात है। अब क्या कर सकते हैं, क्या उसमें और कुछ हो सकता है, ठीक है, देख लेते हैं। MP1 ये माइनस का I इधर आ जाएगा, मतलब I इधर आ जाएगा तो माइनस में आएगा, और ये प्लस में आएगा, है ना, और इधर हो जाएगा ND1। तो ND1 की वैल्यू क्या आ गई, एक तरीके से MP1 माइनस I प्लस E। इसको थोड़ा और सही करके लिख देते हैं, ND1 मतलब हो जाएगा MP1 प्लस E, प्लस को पहले लिख देते हैं माइनस I, चलेगा ऐसा। अब इसको ना अपन एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, थोड़ा सा बात लंबी है ना, बस अब तो होने ही वाली है। तो अभी तक अपन ने क्या क्या बात करी, एक बार सम अप करते हैं। देखो, अपन ने बोला कि जो बेसिक फॉर्मूला होता है किसी भी शेयर की आज की वैल्यू निकालने का, वो क्या होता है, उससे मिलने वाले फ्यूचर बेनिफिट डिवाइड बाय उसकी डिस्काउंटिंग कर दो, मतलब तो 1 प्लस के से डिवाइड कर दो तो डिस्काउंटिंग हो जाती है। सो D1 प्लस P1 मतलब कल मिलने वाला डिविडेंड और कल का शेयर का प्राइस, ठीक है, इन दोनों को डिस्काउंट कर दो, 1 प्लस के से डिवाइड कर दो तो आज की वैल्यू निकल जाएगी। फिर हमने क्या करा, दोनों साइड को n से मल्टीप्लाई करा, ठीक है। तो इधर NP0 हो गया, उधर ND1 और प्लस NP1 डिवाइड बाय 1 प्लस के आ गया, ठीक है। अब फिर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, ठीक है। कहीं ना कहीं पता है मेरा दिमाग किधर चल रहा है, इस ND1 को मुझे हटाना है। बताओ इस ND1 के पीछे मैं क्यों पड़ गया हूँ, क्योंकि अगर ये डिविडेंड मतलब ND1 मतलब ओल्ड नंबर ऑफ शेयर्स और D1 मतलब जो कल उनको डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। तो डिविडेंड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स मतलब टोटल डिविडेंड एक तरीके से ये लिखा हुआ है। तो ये मैं इसलिए हटाना चाहता कि अगर ये हट गया तो मैं प्रूव कर दूंगा कि देखो इस मतलब जो आपका मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म है वो डिपेंड नहीं करता डिविडेंड पर अगर फॉर्मूला में ये ND1 लिखा रहेगा तो फिर तो साफ साफ दिख रहा है कि यार कहीं ना कहीं डिविडेंड पर डिपेंड करती है मार्केट वैल्यू, है ना। तो इसको हटाना है मुझे। तो मैंने एक छोटी सी बात आपको समझाई कि आप इस ND1 को कैसे हटाएंगे। देखिए, तो मैंने कहा कि मान लो आपको 10 लाख इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है, आपने 6 लाख कमाए, उसमें से 2 लाख बांट दिए तो 4 लाख बच गए, 4 लाख बच गए और 10 लाख इन्वेस्ट करना है, मतलब 6 लाख के नए शेयर इशू करने पड़ेंगे। तो कितने नंबर ऑफ शेयर करने पड़ेंगे उसको मैंने फॉर्मूला की टर्म में लिख दिया। कैसे लिख दिया, MP1 इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट कितना करना है माइनस अर्निंग माइनस डिविडेंड, ठीक है। तो MP1 इक्वल्स टू I माइनस E माइनस D, ठीक है। फिर मैंने उसको समझाया और फिर लिखा MP1 इक्वल्स टू I माइनस E माइनस D, ठीक है, ये लिखा मैंने। फिर क्या करा अपन ने, फिर MP1 इक्वल्स टू I माइनस E माइनस D की जगह मैंने ND1 लिख दिया, एक ही बात है, टोटल डिविडेंड तो यही होगा ना, ठीक है। फिर MP1 बराबर क्या आ जाएगा, I माइनस E प्लस ND1, मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया तो E जो है वो माइनस का हो गया और जो माइनस का ND1 था वो प्लस ND1 हो गया। सो फाइनली ND1 बराबर क्या आ गया, MP1 माइनस I प्लस E, है ना। और फाइनली उसको मैंने इस तरीके से लिख दिया है, ठीक बात है। तो कहीं ना कहीं आप ध्यान से देखो तो मैंने ND1 की वैल्यू निकाल दी है ना। अच्छा, छोटी छोटी टर्म में आपको डाउट ना हो क्लियर कर देता हूँ। N मतलब क्या है, N मतलब क्या मानते हैं यहाँ पर लिख देता हूँ, है ना। वैसे तो ये बातें मैं आगे भी बताऊँगा पर ठीक है, डाउट ना हो आपको इसलिए बता दे रहा हूँ। N मतलब ओल्ड नंबर ऑफ शेयर, ओल्ड नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। M मतलब न्यू नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। और E मतलब अर्निंग्स जो कंपनी कमाती है, ठीक है। और D फॉर डिविडेंड, D1 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि डिविडेंड कल मिलता है। आज आप शेयर करते हो तो खरीदते हो तो डिविडेंड कल मिलता है ना, इसलिए अपन D1 बोलते हैं। फिर आपका क्या रह गया, और I मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, ठीक है।
तो ये कुछ इस तरीके की कहानी अभी तक हुई है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। तो ND1 की जगह अपन ने क्या लिख दिया, MP1 प्लस E माइनस आई। अब ध्यान से देखो, हमारा बेसिक फॉर्मूला कुछ ऐसा था, आप देखो मतलब ये फॉर्मूला आप फिर से उठा लेते हैं ना। NP0 क्या था, NP0 इक्वस टू NP1 प्लस ND1 डिवाइड बाय 1 प्लस के, यही फॉर्मूला है। अब ND1 को हमने रिप्लेस कर दिया है, ठीक है, ND1 को हमने रिप्लेस कर दिया है। सो NP0 इक्वस टू NP1 तो वही रहेगा, ND1 की जगह पे क्या लिखूँगा, देखो ND1 की वैल्यू हमारे पास है MP1 प्लस E माइनस आई, है ना, ये लिखा है अपने पास। तो MP1 प्लस E माइनस आई, MP1 प्लस E माइनस आई, यही लिखा था, प्लस E माइनस आई, ओके, डिवाइड बाय 1 प्लस के, हो गया काम। बस ये इतू सा फॉर्मूला मुझे आपको समझाना था, इसी वजह से मैंने इतनी लंबी कहानी आपको बताई। कहीं ना कहीं मैंने ND1 को रिप्लेस करने के लिए इतनी कहानी आपको सुनाई, बस ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो वो तो वैसे भी दिमाग में, जब अगर अंडरस्टैंडिंग कभी आपके दिमाग से गायब भी हो जाए तो भी आप देखना फॉर्मूला कितना ईजी है, NP1 प्लस MP1 प्लस E माइनस आई। तो आप जब 2 4 10 बार यूज़ करोगे ना तो वैसे ही दिमाग में सेट हो जाता है। क्या है फॉर्मूला, NP1 प्लस MP1 प्लस E माइनस आई, ठीक बात है। और डिवाइड बाय 1 प्लस के, तो डिस्काउंटिंग करनी है ना। सो NP0 इक्वल्स टू NP1 प्लस MP1 प्लस E मतलब अर्निंग माइनस आई। इस फॉर्मूले की हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब समझते हैं, ये तो हो गया फॉर्मूला। उसने कहा कि अगर आपको किसी शेयर की प्राइस निकालनी है तो आप ऐसे निकालिए, NP0 इक्वल्स टू करके। अब आप फॉर्मूले देखो, कहीं फॉर्मूले में देखो आपको कहीं डिविडेंड नज़र नहीं आ रहा होगा। अब डिविडेंड नज़र नहीं आ रहा है, इसका मतलब डिविडेंड पर आज की वैल्यू डिपेंड करती नहीं है, मतलब शेयर की वैल्यू डिविडेंड पर डिपेंड करती नहीं है, डिविडेंड पॉलिसी का कोई महत्व नहीं है, ऐसा उसने प्रूफ कर दिया। घुमा फिरा कर ही सही, उसकी काफ़ी सारी एजम्पशंस भी है ना। खैर एजम्पशन का तो ऐसा है, कोई भी मॉडल एजम्पशन होती ही है, ठीक है। अब चलते हैं अपन आगे और अब एक क्वेश्चन करते हैं एग्जाम्पल टाइप, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाए, है ना। तो आपको केवल क्या सीखना है, बेसिक फॉर्मूला तो है ही, बस इसको उठा दो। ये ND1 को अपन ने की वैल्यू क्या निकाली थी, अपन ने MP1 प्लस E माइनस आई, बस इसको हमने ND1 को रिप्लेस करा है MP1 प्लस E माइनस आई से, है ना। और ये ND1 क्या था, पुराने शेयर्स इंटू डिविडेंड। डिविडेंड में D1 इसलिए लगा है क्योंकि भाई डिविडेंड तो कल ही मिलता है ना, भाई आज आप शेयर खरीदते हो तो डिविडेंड कल मिलता है ना, ओके। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर, ठीक है। तो आ जाइए क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में अपना डिविडेंड कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। क्वेश्चन कहाँ है अपने पास, अपन को चाहिए है कौन सा वाला क्वेश्चन, MM मॉडल का ना। तो ये रहा अपना MM मॉडल का क्वेश्चन, ठीक बात है। तो देखो इसमें क्या क्या दिया है वो अपन समझ लेते हैं, है ना। चलो क्या लिखा है, AB इंजीनियरिंग लिमिटेड बिलोंग्स टू अ रिस्क क्लास फॉर विच द कैपिटलाइजेशन रेट इज़ 10%। कैपिटलाइजेशन रेट मतलब KE, है ना, डिस्काउंटिंग रेट। इट करंटली हैज़ आउटस्टैंडिंग 10,000 शेयर्स सेलिंग एट ₹100 ईच। अभी जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो 10,000 है, तो ये N हो गया एक तरीके से, ओल्ड नंबर ऑफ शेयर्स इज़ 10,000 और वो 100 के हिसाब से सेल हो रहे हैं, मतलब P0 कितना है, 100 है। द फर्म इज़ कंटेम्पलेटिंग द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड ऑफ ₹5 पर शेयर एट द एंड ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर। सो दे आर प्लानिंग कि यार हमको ₹5 पर शेयर डिविडेंड है वो डिक्लेयर करना है इस फाइनेंशियल ईयर के एंड पे, ठीक है। इट एक्सपेक्ट टू हैव अ नेट इनकम ऑफ ₹1,00,000। इनकम कितनी हुई उनकी, अर्निंग कितनी हुई, ₹1,00,000, ठीक बात है। डिविडेंड कितना बांटना है, ₹5 पर शेयर, है ना, सो D1 हो गया। एंड हैज़ अ प्रपोजल फॉर न्यू इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹2,00,000। इन्वेस्टमेंट करना है 2,00,000 का, तो ये आई हो गया आपका 2,00,000, ठीक बात है। अब बस ऐसे ही क्वेश्चन आपको हमेशा MM मॉडल के मिलेंगे, आप भरोसा करिए, इस एक क्वेश्चन के बाद आप पे सारे क्वेश्चन बनेंगे, है ना। तो सुनिएगा, मैं पूरे सॉल्यूशन से आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ाऊंगा, है ना, बहुत सही लगेगा आपको, और फिर आप करके देख लेना एक बार, है ना। तो पूरा जो सॉल्यूशन होगा वो 3 स्टेप में होने वाला है, ठीक बात है। 3 स्टेप्स में आपका पूरा सॉल्यूशन होने वाला है। आइए तो देखिए वो क्या 3 स्टेप्स हैं, सुनिएगा ध्यान से।
ये कौन सा क्वेश्चन है अपना? क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। अच्छा, ये आपके स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन 1 भी है, ठीक है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन। ओके, सुनिएगा। स्टेप 1 जिसमें हम क्या करने वाले हैं, 2 केस अपन को लेने पड़ेंगे। देखो अल्टीमेटली एमएम ने क्या कहा था, डिविडेंड बांटो या ना बांटो, मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमको 2 केस बनाने पड़ेंगे। एक केस जिसमें हम लिखेंगे डिविडेंड बांटें तो क्या होगा, एक केस जिसमें डिविडेंड हम ना बांटें तब क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ लिख रहा हूँ, व्हेन डिविडेंड इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक बात है, ओके। दूसरा केस क्या हो जाएगा, व्हेन डिविडेंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर डिविडेंड बांटें तब क्या होगा और ना बांटें तब क्या होगा, दोनों केस पर हमें डिस्कशन करना है, ठीक है। तो सुनिएगा बहुत ध्यान से, क्या करने वाले हैं, है ना। सबसे पहले हमें एक बेसिक फॉर्मूला यूज़ करना होगा, और वो क्या था, आपको याद होगा, P0 बराबर P1 प्लस D1, किसी को भी आगे पीछे आप लिख सकते हो, P1 पहले लिखो या D1 पहले लिखो, क्या फ़र्क पड़ता है ना। सो P1 प्लस D1 अपॉन 1 प्लस KE, ठीक है। P0 आज का प्राइस कितना गिवन है, 100 रुपये, ये आज का शेयर का प्राइस है ना। कल का प्राइस तो हमें पता नहीं, पर डिविडेंड हमें पता है। अगर बांटेंगे तो 5 रुपये बांटने वाले थे हम, ठीक बात है। ओ सॉरी, ये 5 कैसे बांट सकते हैं, अपन ने लिखा है ना नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड वाले में 5 लेंगे, है ना। तो अभी तो अपन 0, नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड में 0 आ जाएगा। 1 प्लस के मतलब 1.10, इसको सॉल्व करेंगे तो 1.10 ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देयरफॉर P1 बराबर कितना आएगा, 100 इंटू 1.10 मतलब 110 रुपये। सो अगर हम डिविडेंड ना बांटें तो कल के दिन हमारा शेयर का प्राइस कितना आएगा, 110 रुपये, समझे आप। तो शेयर का प्राइस कल कितना होगा ये हम निकाल सकते हैं बेसिक फॉर्मूले से, है ना। सो P1 इक्वल्स टू 110। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार कहीं ना कहीं प्राइस तो अफेक्ट हो रहा है डिविडेंड से। तो देखो, प्राइस चेंज हो जाए वो अलग बात है, मैं वैल्यू की बात कर रहा हूँ, मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म। तो प्राइस तो एक शेयर का होता है और पूरा वैल्यू तो अलग होता है ना। जैसे मान लो मैं कहूँ कि एक शेयर का प्राइस 20 रुपया है ना, और नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करोगे तो उस फर्म की वैल्यू आएगी। तो मान लो 1 लाख शेयर्स हैं एक कंपनी के और उसका एक शेयर का प्राइस 20 रुपये है, तो 20 रुपये इंटू 1 लाख, मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म कितनी आएगी, 20 लाख रुपये आएगी, है ना। तो मैं शेयर के प्राइस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म अफेक्ट नहीं होती है डिविडेंड पॉलिसी से, ऐसा एमएम ने कहा था। तो भाई प्राइस तो आ गया 110 रुपये। अगर हम डिविडेंड ना बांटें तो कल के दिन हमारा प्राइस 110 रुपये आएगा। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब आप डिविडेंड नहीं बांटेंगे तो कंपनी में पैसा रखा रहेगा, तो कंपनी की जो वैल्यू है वो बाजार में ज़्यादा होगी। सिंपल सी बात है, जिसके पास पैसा होता है ना, जैसे आप देखो ना, आपके इर्द गिर्द भी जो इंसान जिनके पास पैसा बहुत है, जिनके पास वेल्थ बहुत है, उनका वैल्यू हमेशा ज़्यादा होता है ना। मॉनिटरी टर्म में तो उनका वैल्यू हमेशा ज़्यादा ही होता है। तो इन्होंने पैसा नहीं बांटा, इनके पास रखा है, तो इनका वैल्यू ज़्यादा आएगा कल के दिन, है ना। अब जिसके पास बिल्कुल सेविंग नहीं होगा, बिल्कुल रिटेंडर नहीं होगा, उनका क्या वैल्यू होगा, है ना, ऐसे। अब मान लो हम डिविडेंड बांटते हैं तो क्या होगा। अगर हम डिविडेंड बांटते हैं तो देखो फिर से बेसिक फार्मूला, P0 इक्वल्स टू P1 प्लस D1 अपॉन 1 प्लस KE, ठीक है। आज का प्राइस 100 रुपये, कल का प्राइस हमें नहीं पता, इसलिए P1 और D1 कितना 5 रुपये बांटेंगे, अगर बांटेंगे तो, है ना। तो यहाँ पर लिखा है व्हेन डिविडेंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड, और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना प्लान था, 5 रुपये का, है ना। ओके, डिवाइड बाय 1.10, ठीक बात है। इसको सॉल्व करके हम देख लेते हैं कितना आएगा ये। तो ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 100 इंटू 1.10 हो जाएगा 110, है ना। और 110 वो 5 जो उधर प्लस का है वो इधर आ जाएगा, तो -5 हो जाएगा, है ना। तो 105 आ जाएगा, है ना। सो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ 110, यहाँ P1, यहाँ +5, देयरफॉर P1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका 105, ठीक बात है। सो ये आ रहा है, अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अगर आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपका जो P1 होगा वो कितना होगा, 105 होगा। मतलब कल का जो प्राइस होगा वो 105 होगा, नहीं करेंगे तो 110 होगा। सो दिस वाज स्टेप 1, ठीक है। अब चलते हैं स्टेप 2 पर, ठीक है। अब चलते हैं स्टेप 2 पर।
बस यही आप हर बार करने वाले हो, कितने भी क्वेश्चन कर लो बस यही होने वाला है। तो कुछ दम नहीं है, बहुत सिंपल सी बातें हैं, वो तो पहली बार में थोड़ा और लगता है। सो स्टेप नंबर 2, ठीक है। और इसमें देखिए हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम डिसाइड करेंगे कि कितने नंबर ऑफ मतलब कितने न्यू नंबर ऑफ शेयर्स हमें इशू करने हैं ना, जैसा कि मैंने अभी समझाया था। तो देखना हेडिंग डाल देते हैं, न्यू नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, ठीक है। और किस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए, इफ़ डिविडेंड इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये बात तो हम वैसे भी ऊपर लिख चुके हैं, हम केस अभी लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सा लिख रहे हैं जिसमें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। बताइए अगर हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट ना करें तो कितने नए नंबर ऑफ शेयर्स हमें इशू करने पड़ेंगे, है ना। तो ये तो बहुत सिंपल सी बात है, अपन ओरली बता सकते हैं, ठीक है। कैसे, अच्छा कोई बताना चाहेगा? हाँ सर, लेकिन मैं अभी लिखते जा रहा हूँ तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए और अच्छा रहेगा। तो पहले आप बताओ आपको इन्वेस्टमेंट कितना करना है। सो अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट, आपको इन्वेस्टमेंट कितना करना है बताइए। इन्वेस्टमेंट करना है आपको 2 लाख। 2 लाख था, देख लो आप ध्यान से। फिर क्या है भाई, अर्निंग कितनी है आपकी, आपने कमाया कितना है, आपने कमाया था 1 लाख, ठीक है। तो 1 लाख जो है वो आपने कमाया है, ठीक है। डिविडेंड कितना डिस्ट्रीब्यूट करा, 0। सो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड 0 रुपये, आपने डिविडेंड तो बांटा ही नहीं, ठीक है। अब सुनो, अब बताओ 2 लाख इन्वेस्ट करने हैं, 1 लाख आपने कमाया और आपने बांटा कुछ भी नहीं, तो पूरा का पूरा 1 लाख जो कमाया है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। यस सर कर सकते हैं। तो चाहिए 2 लाख, 1 लाख तो ये हो गए, कितने नंबर ऑफ शेयर और इशू करने पड़ेंगे, तो कितनी वैल्यू के शेयर और इशू करने पड़ेंगे, 1 लाख के, है ना। नंबर ऑफ शेयर कितने इशू करने पड़ेंगे ये तो इस बात पर डिपेंड करता है कि एक शेयर कितने का होगा, है ना। जितने का शेयर होगा उस समय उतने नंबर ऑफ शेयर आपको इशू करने पड़ेंगे, ठीक बात है। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, वैल्यू फॉर विच न्यू शेयर्स विल बी इशूड। कितनी वैल्यू के नए नंबर ऑफ शेयर्स हमें इशू करने पड़ेंगे, तो सिंपल है भाई, 2 लाख इन्वेस्ट करना है, उसमें से 1 लाख ये हो गया, तो मतलब ये हो गया कि 1 लाख रुपए के शेयर आपको इशू करने पड़ेंगे। ध्यान दें ये नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है, ये क्या है, 1 लाख रुपए के। अब आपको नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं तो आप प्राइस से मतलब शेयर के प्राइस से डिवाइड कर दीजिए तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। पर अपन को ज़रूरत पड़ती नहीं है, अपन तो अमाउंट में ही पूरा फॉर्मूला लिखा होता है, तो ज़रूरत पड़ती नहीं है अपन को, है ना, ठीक है। फिर भी पड़े तो अपन शेयर के प्राइस से डिवाइड करके और इसे निकाल सकते हैं, है ना। तो जैसे भाई कल प्राइस क्या होगी, 110 आया था, 110 आया था, तो अगर मान लो आपको निकालना ही है तो आप क्या करिए, 1 लाख डिवाइड बाय 110 कर दीजिए तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे, है ना। ओके, और आगे बढ़ते हैं भाई, आ जाइए। यही केस इधर करते हैं जब डिविडेंड हमने बांटा है, तो अब मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, है ना, या फिर लिख दूँ तो इसी को उठाकर यहाँ चिपका दूँ, क्या बोलते हैं आप, यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पेस्ट कर दिया, और यहाँ पर मैं एक चेंज कर देता हूँ, वो क्या है, डिविडेंड इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, तो यहाँ पर कर दे रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। अगर डिविडेंड बांटा जाए तो कितने नए नंबर ऑफ शेयर इशू करने पड़ेंगे, है ना। तो वही अमाउंट कितना चाहिए, ये भी पूरा कॉपी कर देता हूँ, ये भी पूरा कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। इसको उठा के यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। और डिविडेंड हम कितना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, 5 रुपये पर शेयर, और नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, 10,000 थे, पुरानों को इशू करेंगे ना आप, है ना। तो 10,000 इंटू 5, 50,000 का आपका ये इशू हो जाएगा, है ना, मतलब डिविडेंड चला जाएगा भाई। अभी तो 10,000 शेयर ही है ना, अब इशू करेंगे, अब इशू करेंगे, डिविडेंड बढ़ जाएगा, उस पर डिपेंड करेगा कि नए शेयर कितने इशू होने। अभी तो इशू हो ही नहीं, अभी तो प्लान चल रहा है, तो अभी तक जो शेयर हैं उनको हम 5 रुपये के हिसाब से बांट देते हैं ना, ठीक है। अब देखिएगा क्या है, बताइए कितने रुपए के शेयर आपको इशू करने पड़ेंगे, है ना। तो वैल्यू ऑफ विच न्यू नंबर ऑफ शेयर्स विल बी इशूड, कितनी वैल्यू के नए नंबर ऑफ शेयर्स हमको इशू करने पड़ेंगे, बताइए कितना आ जाएगा ये।
तो 2 लाख रुपए आपको इन्वेस्ट करने हैं और आपने 1 लाख रुपए कमाए हैं, लेकिन 50,000 तो आपने बांट दिए, तो आपके पास तो केवल 50,000 ही बचे। तो 2 लाख इन्वेस्ट करना है और बचे केवल कितने हैं, 50,000 ही बचे हैं। तो मतलब 1.5 लाख रुपये आपको 1.5 लाख रुपये के नए शेयर इशू करने पड़ेंगे, है ना। अगर नंबर ऑफ़ शेयर निकालना चाहें तो अपन निकाल सकते, कितने आएंगे। अगर नंबर ऑफ़ शेयर्स हमें निकालने हो तो आप निकाल सकते हैं क्या। हाँ सर निकल जाएंगे, उसमें क्या है। इसको हटा देता हूँ या निकाल कर बता देता हूँ, है ना। 1.5 लाख डिवाइड बाय एक शेयर कल के दिन कितने का होगा अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, तो 105 का। तो अब कल के दिन प्राइस 105 होगा और 1.5 लाख रुपए के शेयर आपको इशू करने होंगे, तो आपको कितने नए नंबर ऑफ़ शेयर इशू करने पड़ेंगे। डिवाइड कर लीजिए आप, कितना आएगा ये 1,50,000 डिवाइड बाय 105, ये आ रहा है 1428.57। हालांकि हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप मत निकालना, है ना, मैं तो ऐसे ही बता रहा हूँ। यहाँ कितने आ जाएंगे नंबर ऑफ़ शेयर्स अगर निकाल ले ही हमको, तो 1 लाख रुपए के शेयर इशू करने हैं और एक शेयर 110 का होगा। यदि हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करें तो कल के दिन 110 रुपये का शेयर होगा और 1 लाख रुपये हमें चाहिए होंगे, तो कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे। 1 लाख डिवाइड बाय 110 अपन करके देख लेते हैं। सो 1 लाख डिवाइड बाय 110, ये आ रहा है 909.09, इतने शेयर इशू करने पड़ेंगे। हालांकि इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपको अभी पता चल जाएगा, ठीक बात है। तो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 2। स्टेप 1 में हमने क्या करा, अगर डिविडेंड ना बांटें तो कल प्राइस क्या होगा, अगर डिविडेंड बांटे तो कल प्राइस क्या होगा। फिर भाई अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि एमएम अप्रोच के हिसाब से इन्वेस्टमेंट पर या अर्निंग पावर पर ही डिपेंड करता है आपका मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म, तो आप एक काम करो कि इन्वेस्ट करने से पहले ये देख लो कि कितने नए नंबर ऑफ शेयर आपको इशू करने पड़ेंगे और कितना रिटर्न अर्निंग यूज़ हो जाएगा, है ना। तो अपन ने देख लिया कि अगर डिविडेंड नहीं बांटें तो कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे, कितने रुपए के शेयर इशू करने पड़ेंगे, और अगर डिविडेंड बांटे तो कितने रुपए के शेयर हमें इशू करने पड़ेंगे, ठीक है। फाइनली हम आ जाते हैं स्टेप 3 पर। स्टेप 3 में हमें वो फॉर्मूला यूज़ करना है जो हमने पढ़ा था। तो जो भी हमने कहानी बनानी थी वो बन गई। अभी हमें क्या करना है, ये शेयर्स लिख दिया, स्टेप 3 लिखना था ना, स्टेप नंबर 3, ठीक है। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, आप बताओ वैल्यू कैसे निकलेगी। तो हमने इन्वेस्ट कर दिया, डिविडेंड नहीं बांटा, तो कितना हमें 2 लाख का इन्वेस्टमेंट हमने तब भी करा। भाई इन्वेस्टमेंट का तरीका बदल रहा है और तो कुछ बदल नहीं रहा है। जब हमने डिविडेंड नहीं बांटा तो हमें 1 लाख रुपए के शेयर इशू करने पड़े, है ना। इन्वेस्टमेंट तो हमने 2 लाख तब भी करा, और जब हमने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है तब भी इन्वेस्टमेंट 2 लाख करा है। बस फ़र्क इतना है कि फिर 1.5 लाख रुपए के शेयर इशू करे हैं, है ना। तो बस इतना अंतर हो गया कि आपने जो कितने रुपए के नए शेयर इशू करे हैं। एक केस में आपने ज़्यादा करनी पड़े, एक केस में कम करनी पड़े, है ना। ओके, अब दोनों ही केस में देखते हैं कि मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म पर क्या फ़र्क पड़ा, है ना। तो मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म क्या होगी, उस पर उसका फॉर्मूला हमें पता है, हमने लिखा था NP0 बराबर क्या लिखा था हमने, क्या लिखा था, फॉर्मूला याद है आपको, NP1 प्लस MP1 प्लस E माइनस I, यही था, डिवाइड बाय 1 प्लस K, है ना। और यही फॉर्मूला हमको उधर साइड भी लगाना पड़ेगा, तो अभी से ही अपन क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर, है ना। ओके, अब क्या करना है भाई, अब वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, ठीक है। अब बताओ NP1 पुराने शेयर कितने थे, 10,000, ठीक है, और कल का प्राइस क्या था, 110 रुपये, ठीक है, प्लस MP1 मतलब नए, M मतलब नए नंबर ऑफ शेयर्स और P1 मतलब कल का प्राइस। तो हमें उससे क्या करना, हम तो पूरा MP1 उठा लूँ ना। MP1 मतलब होता है कितने रुपए के नए शेयर इशू करने पड़ेंगे, कितने रुपए के न्यू शेयर्स इशू करने पड़ेंगे, कितने रुपए के न्यू शेयर इशू करने पड़ेंगे। तो भाई कितना आया था अपना, 1 लाख आया था, 1 लाख रुपए के नए शेयर इशू करने पड़ेंगे। या आप नंबर ऑफ शेयर मतलब ये 909.9 क्या है, ये M है, M मतलब नए नंबर ऑफ शेयर कितने इशू करने पड़ेंगे, और 110 क्या है, ये P1 है। आप 909 इंटू 110 करोगे तो भी 1 लाख ही आएगा, समझ रहे हो। तो सीधा अल्टीमेटली तो 1 लाख ही आना है। तो नंबर ऑफ शेयर इंटू शेयर प्राइस करो या फिर सीधा अमाउंट लिख दो, है ना। सो मैं यहाँ लिख रहा हूँ सीधा 1 लाख, और यही हमें हर बार करना है। तो पुराने नंबर ऑफ शेयर इंटू
प्राइस, भाई प्राइस तो सारे शेयर का एक साथ बढ़ता है, ऐसा थोड़ी कि मतलब पुराने शेयर का प्राइस अलग रहेगा, नए का अलग है ना, शेयर सारे एक जैसे होते हैं। तो जो पुराने शेयर हैं अब प्राइस उनकी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट ना करने की वजह से 110 हो चुकी है ना, तो 10,000 इंटू 110 ये तो हो ही गया, 1 लाख के हमने नए शेयर इशू करे हैं, ठीक है। फिर अर्निंग कितना था हमारा, अर्निंग था हमारा 1 लाख, जिसमें से हमने कुछ भी नहीं बांटा था, ठीक बात है। और इन्वेस्टमेंट कितना करा हमने, 2 लाख का, और डिवाइड बाय क्या है 1.10। अब इसको अपन सॉल्व करके देख लेते हैं। 10,000, एक सेकंड, 10,000 इंटू 110 कितना आया, 11 लाख आया, ठीक है। इसको मैंने डाल दिया कहाँ पर, M प्लस में। और देखो ये 1 लाख और 1 लाख, 2 लाख माइनस 2 लाख तो ये तो जीरो हो जाएगा, क्या बोलते हो आप, है ना। तो 11 लाख ही रहेगा, डिवाइड बाय 1.10 कितना आ जाएगा, 10 लाख आ रहा है। तो इसका मतलब ये सब कुछ करने के बाद आज फर्म की मार्केट में वैल्यू क्या होगी, वो है 10 लाख, है ना। आज की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला यही था, ठीक है। अगर हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा है डिविडेंड, तब हमारी मार्केट वैल्यू फर्म क्या आ रही है, 10 लाख। अब सेकंड केस में चेक करते जब हमने डिविडेंड बांटा है, तो NP1 कितना होगा, पुराने शेयर कितने हैं 10,000, आज शेयर की प्राइस क्या है 105, मतलब आज मतलब जब सब कुछ होने के बाद 1 साल बाद की सिचुएशन है ये, है ना। इन्वेस्टमेंट भी करने के बाद, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद, सब कुछ होने के बाद, है ना। सो अब जो वैल्यू है वो 105 हो चुकी है, और पुराने शेयर 10,000 थे, तो पुराने शेयर इंटू 105, ठीक है। नए नंबर ऑफ शेयर कितने इशू करने पड़ेंगे, अपन ने निकाला था 1428, और 105 रुपये के दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, अल्टीमेटली कितना आएगा 1,50,000। सो 1,50,000 के आपको नए शेयर इशू करने पड़ेंगे। और इन्वेस्टमेंट का क्या स्टेटस भाई, इन्वेस्टमेंट कितना हमको करना है, 2 लाख ही है वो तो, है ना। डिवाइड बाय कर देते हैं 1.10, इसको सॉल्व करके देखो जल्दी से। तो ये 1,50,000 में से 2 लाख गया, 1,50,000 में से 2 लाख गया, तो कितना हो जाएगा ये, माइनस का 50,000, है ना। ओके, ये 1,50,000 ही था ना। NP1, अच्छा कुछ छोड़ दिया अपन ने, सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पर देखना, NP1 मतलब 10,000 पुराने शेयर इंटू 105 का प्राइस, नए शेयर कितने की इशू करने पड़ेंगे, 1.5 लाख था, है ना। और अर्निंग कितना था हमारा इस केस में, अर्निंग कितना था अपना, अर्निंग था 1 लाख, है ना। अर्निंग तो फिक्स ही रहेगा, अर्निंग 1 लाख था, और माइनस इन्वेस्टमेंट 2 लाख, ठीक है। डिवाइड बाय 1.10, तो 10,000 इंटू 105, 10,000 इंटू 105 ये आ रहा है 10,50,000, ठीक है। तो 10,50,000, और ये 1.5 लाख और 1 लाख 2.5 लाख, 2.5 लाख में से 2 लाख गए 50,000, तो यहाँ आ जाएगा 50,000 डिवाइड बाय 1.10, तो अल्टीमेटली 11 लाख डिवाइड बाय 1.10 क्या बोलते हैं आप, कितना आएगा, 10 लाख। ओहो, देख रहे हैं आप, अल्टीमेटली वैल्यू वही आ रही है। तो चाहे आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट ना करो, चाहे आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करो, आपका जो मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म है वो तो बराबर ही आना है, क्योंकि मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट पर कितना कमाते हो उस पर डिपेंड करती है। डिविडेंड कितना डिस्ट्रीब्यूट करा कितना नहीं करा उससे फ़र्क नहीं पड़ता। देखो एक केस में अपन ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसलिए हमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा शेयर से उठाना पड़ा, ठीक बात है। और एक केस में हमने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा, तो हमने उसी से हमने जो हमने कमाया था वही इन्वेस्ट कर दिया। तो दोनों केस में ही आप देख लो अल्टीमेटली जो मार्केट वैल्यू फर्म है वो तो बराबर ही आ रही है। तो ये 3 स्टेप आपको फॉलो करने हैं और कुछ नहीं है। आप एक बार यही क्वेश्चन खुद से करिए, फिर जितने भी इस MM अप्रोच के क्वेश्चन हैं वो आप खुद से करके देखिए, आप पे आसानी से बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस पहली बार में इतना स्लो चलता है, जब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगा तो आप देखना बड़े स्मूथली और एकदम स्पीड में हो जाएगा वो क्वेश्चन, है ना। ओके, बस एक फॉर्मूला है जो दिमाग में रखना है, NP0 = NP1 + MP1 + E - I, ठीक है। आप देखो कितना फ़र्क आया। फ़र्क ये आया कि देखो यहाँ पर शेयर का प्राइस 110 है तो नंबर ऑफ़ शेयर्स कम है, यहाँ पर प्राइस 105 है लेकिन नंबर ऑफ़ शेयर्स ज़्यादा है, तो अल्टीमेटली क्या है, बात बराबर हो जाती है ना भाई। ज़्यादा नंबर्स को आप कम प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो या कम नंबर को आप ज़्यादा प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो कुछ उस तरीके की बात दिखाई देती है कहीं ना कहीं, है ना।
ओके, सो ये था आपका MM अप्रोच। इसे आप ध्यान से एक बार समझ लीजिए, पूरा लिख लीजिए प्रॉपर तरीके से, और इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको और क्वेश्चन करवाऊंगा, है ना। बस आप क्या करना, मुझसे सुनने के बाद एक बार और खुद से लगाना, तो स्मूथनेस आपकी आ जाएगी, है ना। ओके, करते हैं हम MM मॉडल के नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। और अब आप देखना कि कितने स्पीड से ये काम हो जाता है। अपन ने इसके पहले बहुत आराम से पढ़ा था, क्योंकि अपने लिए वो फर्स्ट टाइम था, है ना। अब आप देखिए, अपन बड़ी आसानी से कर लेंगे। बस 3 स्टेप में आपको ये प्रूफ करना होता है कि डिविडेंड बांटें या ना बांटें, उससे मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 पर हम बात करने वाले हैं, ठीक है। क्या लिखा है, RST लिमिटेड हैज़ अ कैपिटल ऑफ ₹10 लाख एंड इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। 10 लाख की शेयर कैपिटल है, 100 रुपये का एक शेयर है। द शेयर्स आर करंटली कोटेड एट पार, मतलब आज का प्राइस क्या है, 100 रुपये है। सो P0 इज़ 100, P0 इज़ 100। द कंपनी प्रपोजेस टू डिक्लेयर अ डिविडेंड ऑफ ₹10 पर शेयर एट द एंड ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर। सो दिस इज वॉट D1, ठीक है। इस साल के अंत में, मतलब इस साल के एंड में हो गया है ना। तो 10 रुपये का डिविडेंड बांटना है तो D1 हो गया। अभी जो डिविडेंड बट रहा है वो D0 होता है। कल जो डिविडेंड आप बांटते हो, कल मतलब इस साल का एंड, वो होता है D1, ठीक है। फिर कैपिटलाइजेशन रेट मतलब KE कितना है या डिस्काउंटिंग रेट कितना है, 12%। व्हाट विल बी द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर एट द एंड ऑफ द ईयर। बोले क्या मार्केट प्राइस होगा अगर डिविडेंड डिक्लेयर ना किया जाए तो, डिविडेंड डिक्लेयर किया जाए तो मार्केट प्राइस तो अलग होता है। मैंने कहा था, MM ने क्या कहा था, मार्केट वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट प्राइस अलग बात है ना, मार्केट प्राइस मतलब एक शेयर का प्राइस, मार्केट वैल्यू मतलब पूरा वैल्यू ऑफ फर्म, है ना। सो क्या मार्केट प्राइस होगा जब डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, जब डिविडेंड डिक्लेयर किया जाएगा, है ना। और फाइनली क्या लिखा है, एज्यूमिंग दैट द कंपनी पेज द डिविडेंड एंड हैज़ नेट प्रॉफिट ऑफ ₹5 लाख। तो ये हो गया आपका अर्निंग। एंड मेक्स न्यू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितना है, 10 लाख का। और ये भी पूछा है हाउ मेनी न्यू शेयर्स मस्ट बी इशूड, यूज़ द MM मॉडल। तो बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, अपन आसानी से इसे कर लेंगे, ठीक है। आइए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। सबसे पहला स्टेप क्या था, याद है आपको, क्या पूछा है उन्होंने, वही अपना फर्स्ट स्टेप है P0। अच्छा पहले तो अपन दोनों साइड लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं स्टेप 1, व्हेन डिविडेंड इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। और यहाँ लिख रहा हूँ, अच्छा यहाँ पर अपन बेसिकली देखा जाए तो अपन यहाँ पर P1 निकालते हैं। एक काम करते हैं, इसको ना, इसको हटाता हूँ और इसको ऐसे लिख देता हूँ, P1 व्हेन डिविडेंड इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। फिर यहाँ पर लिख रहा हूँ P1 व्हेन डिविडेंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ओके। देखिएगा क्या होगा, यहाँ लिख रहा हूँ P0 इक्वल्स टू D1 प्लस P1 अपॉन 1 प्लस KE, यही होता है, ओके। तो P0 इक्वल्स टू, कल के दिन D1 क्या होगा, क्या आप देखा था अपन ने अभी, डिविडेंड कितना लिखा था उन्होंने, 10 पर शेयर, है ना। सो दिस इज 10। P1 हमको नहीं पता, अच्छा P0 हमको पता है, P0 कितना है, 100। उन्होंने बोला था आज का प्राइस 100 ही चल रहा है ना, शेयर एट पार ट्रेड हो रहा है। 1 प्लस KE मतलब 1.12। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, अच्छा डिविडेंड अपन ने गलत लिख दिया बेटा, यहाँ पर 0 आएगा। बताओ 0 क्यों आएगा, क्योंकि ऊपर क्या लिखा है, ऊपर लिखा है व्हेन डिविडेंड इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। जब डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करोगे तो 10 कहाँ से आ जाएगा, है ना। वो तो तब आएगा सेकंड वाले केस में, जब हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। सो अब इसको चेक करिए आप, देखो क्या होगा ये, 100 इंटू 1.12 कितना आ जाएगा, ये 112। और यहाँ ये हो जाएगा आपका P1, ये P1 है ना, P1। सो P1 आपका कितना हो गया, 112। तो अगर आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं तो जो प्राइस होगा वो आपका कितना हो जाएगा, 112 रुपये। और इस केस में कितना होगा भाई, देखो इस केस में और चेक करते हैं, P0 इक्वल्स टू D1 प्लस P1 अपॉन 1 प्लस KE, ठीक है। P0 कितना है भाई, 100 रुपये। D1 मतलब कल हम कितना डिविडेंड बांटने वाले हैं, 10 रुपये। कल का प्राइस पता करना है, 1 प्लस KE मतलब 1.12, है ना। तो ये हो जाएगा 112, यहाँ हो जाएगा 10 प्लस P1
देयरफॉर P1 बराबर 112 माइनस 10, मतलब 102 रुपये होगा आपका वॉट P1। आसान है, बोलो यारो, ठीक है। तो ये हो गया आपका P1 102 रुपये। तो उन्होंने यही पूछा था, फर्स्ट रिक्वायरमेंट का आंसर हम दे चुके हैं। अब हम मूव करेंगे स्टेप नंबर 2 की तरफ। ठीक बात है, स्टेप नंबर 2 की बात करते हैं। स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, हम बात करेंगे कितने नए नंबर ऑफ शेयर हमें इशू करने पड़ेंगे, है ना। सो अमाउंट फॉर विच न्यू नंबर ऑफ शेयर्स विल बी इशूड, ओके। और यही सेम थिंग हमें यहाँ भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। एक सेकेंड, इसको अपन ना कॉपी कर देते हैं और इसको ना इधर अपन पेस्ट करते हैं, ठीक है। बस इतना फ़र्क है कि इधर वाले केस में जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं ना, तो इधर क्या होगा देखो भैया। आप बताओ पहले इन्वेस्टमेंट कितना करना है। सो अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड, कितना अमाउंट हमको इन्वेस्ट करना है। क्या बोला था उन्होंने, इन्वेस्टमेंट करना है 10 लाख का, है ना। ये देखो 10 लाख लिखा है, तो यहाँ आ जाएगा 10 लाख, ओके। और आपका अर्निंग्स कितना है, अर्निंग्स आपका 5 लाख था आई थिंक, है ना। कितना था, 5 लाख ही था, है ना। ये रहा, कहाँ गया, हाँ ये रहा 5 लाख का, ठीक है। तो बताओ कितने रुपए के नए शेयर इशू करने पड़ेंगे, है ना। सो अमाउंट फॉर विच शेयर्स आर टू बी इशूड, कितने अमाउंट के नए शेयर इशू करने पड़ेंगे, है ना। डिविडेंड तो बांटा नहीं है, डिविडेंड तो बांटा नहीं है ना। जिसको यहाँ नीचे करके मैं हो इसको उठा के अपन नीचे कर देते हैं और यहाँ पर एक बात और लिख देते हैं, और वो कौन सी है, डिविडेंड कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड कितना आ जाएगा यहाँ पर 0। तो 10 लाख इन्वेस्ट करने हैं और 5 लाख आपने कमाया है, बांटा कुछ भी नहीं, तो मतलब 5 लाख का 5 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो 10 लाख में से 5 लाख तो यही हो जाएगा, 5 लाख रुपए के शेयर्स आपको और इशू करने पड़ जाएंगे। तो ये 5 लाख कैसे आया, आप क्या करिए, 10 लाख माइनस 5 लाख, है ना, तो ये आ जाएगा आपका 5 लाख, ठीक है। अब अमाउंट फॉर विच न्यू नंबर ऑफ शेयर्स विल बी इशूड, कितने रुपए के हमें नए शेयर इशू करने पड़ेंगे, किस केस में अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, है ना। अमाउंट फॉर विच शेयर्स आर टू बी इशूड, ठीक है। कितना आएगा आप बताइए, आपको इन्वेस्ट कितना करना है, इन्वेस्ट करना है आपको 10 लाख, आपकी अर्निंग्स कितनी हैं 5 लाख, और आपने डिविडेंड कितना डिस्ट्रीब्यूट किया है, आपने डिविडेंड कितना डिस्ट्रीब्यूट किया है 10 रुपये पर शेयर था, और नंबर ऑफ शेयर कितने हो जाएंगे 10 लाख डिवाइड बाय 100, 10 लाख डिवाइड बाय 100 मतलब 10,000, ठीक है। तो 10,000 शेयर पे आप 10 रुपये के हिसाब से बांटोगे तो कितना बढ़ जाएगा, डिविडेंड 10 ही था ना, हाँ 10 पर शेयर, तो अच्छा सॉरी ये 10 लाख ही है भाई, है ना। 10 लाख डिवाइड बाय 100 तो 10,000 आ जाएगा। 10,000 शेयर पे आप कितना बांटने वाले हैं 10 रुपये के हिसाब से, तो 1 लाख रुपये का जो है वो आपका डिविडेंड बढ़ जाएगा, 1 लाख का डिविडेंड बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखो आप 5 लाख में से 1 लाख तो आपने बांट दिए, 5 लाख में से 1 लाख तो आपने बांट दिए, बचे 4 लाख, है ना। अब 10 लाख में से 4 लाख तो यही हो जाएंगे, मतलब 6 लाख के नए शेयर इशू आपको इशू, मतलब नए शेयर आपको इशू करने पड़ेंगे। तो 10 लाख में से 4 लाख तो यही हो जाएगा, है ना, और 6 लाख के शेयर आपको इशू करने पड़ जाएंगे। भाई 5 लाख कमाया था, उसमें से 1 लाख डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो बचे 4 लाख, है ना। 4 लाख हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और इन्वेस्ट करना है 10 लाख, तो मतलब 6 लाख के शेयर इशू करने पड़ेंगे। तो यहाँ 5 लाख रुपए के शेयर इशू करने पड़ेंगे, यहाँ 6 लाख के इशू करने पड़ेंगे, ठीक बात है। बताइए नंबर ऑफ़ शेयर कितने इशू करने पड़ेंगे, तो यहाँ नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, है ना। अभी नंबर्स की बात कर रहे हैं, है ना, अमाउंट की बात नहीं कर रहे। तो 5 लाख रुपए के शेयर इशू करने हैं और एक शेयर कितने का होगा जब हम इशू कर रहे होंगे, ये सब कुछ कहानी ख़त्म होने के बाद 112 रुपये का, तो 112 से डिवाइड कर दो। सो 5 लाख डिवाइड बाय 112, ये आ रहा है 4464.28 शेयर्स आपको इशू करने पड़ेंगे, ठीक है।
और अगर इस केस की बात करें तो 6 लाख डिवाइड बाय 102 आया था कि 102। तो अगर आप इशू करेंगे तो इस प्राइस पर करेंगे। तो अगर आप कल 6 लाख रुपए शेयर के माध्यम से उठाना चाहते हैं तो 102 रुपये का एक शेयर होगा, तो कितने शेयर इशू आपको करने पड़ेंगे? 6 लाख डिवाइड बाय 102। तो आ रहा है 5882.35 शेयर्स। तो यहाँ आपको ज़्यादा शेयर इशू करने पड़ेंगे क्योंकि एक तो प्राइस कम है, ऊपर से अमाउंट भी ज़्यादा उठाना है। तो उन्होंने जो पूछा था वो तो आंसर हो गया। अब एक बार प्रूव करने वाला और अपन एक स्टेप कर ही देते हैं। स्टेप नंबर 3 और इसमें अपन निकाल देते हैं क्या? NP0 बराबर क्या होता है बताइए? NP1 प्लस MP1 प्लस E माइनस I डिवाइड बाय 1 प्लस KE। सेम टू सेम फॉर्मूला हमको इधर भी लगाने का है, ठीक है? तो ये इधर भी आ जाएगा, इसको थोड़ा सा छोटू कर देते हैं अपन, ठीक है? ओके, देखो अब क्या होगा, इसको ना अपन ऐसा लाइन खींच देते हैं। चलो बताओ, NP0 हमको निकालना है। NP0 बराबर NP1, पुराने शेयर कितने थे? 10 लाख डिवाइड बाय 100 रुपये, 10,000 शेयर्स थे आपके, इनटू प्राइस क्या हो गया? 112। कितने रुपए के आपने नए शेयर इशू करे हैं? 5 लाख के इशू करे थे क्या? हाँ। और अर्निंग कितना था आपका? 10 लाख। इन्वेस्टमेंट कितना करना था? नहीं, अर्निंग था आपका 5 लाख और इन्वेस्टमेंट करना था आपको 10 लाख का। डिवाइड बाय करेंगे 1.12। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखिए आएगा अगेन कितना? 10 लाख। तो आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे तो भी आपकी वैल्यू क्या है? 10 लाख ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इन्वेस्ट आप कहीं से करें, चाहे नए शेयर उठाकर करें, चाहे आप रिटर्न अर्निंग से कर लें, क्या फ़र्क पड़ता है ना? तो 10 लाख वैल्यू आ रहा है क्योंकि ये 5 लाख और 5 लाख 10 लाख और माइनस 10 लाख है ना। तो अल्टीमेटली क्या हुआ? 112 लाख डिवाइड बाय 1.12, ठीक है? तो 10 लाख ही आ जाएगा। इधर क्या होगा चेक कर लेते हैं। पुराने शेयर 10,000 इंटू 102 है ना। अब जब हमने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करा है तो आज हमारा प्राइस 102 है ना। तो 10,000 शेयर की 102 के हिसाब से वैल्यू आ जाएगी। नए शेयर हमें कितने के इशू करने पड़ेंगे? 6 लाख के। फिर अर्निंग हमारा कितना था? 5 लाख। इन्वेस्टमेंट हमें करना था 10 लाख डिवाइड बाय 1.12। तो 10 लाख इंटू 102 कितना आ जाएगा? 10 लाख इंटू 102, ये आ रहा है 10,20,000। ये आ रहा है 10,20,000, ठीक है? प्लस 6 लाख और 5 लाख 11 लाख माइनस 10 लाख, ये हो जाएगा 1 लाख। हो रहे यारो? तो कितना हो जाएगा? 11,20,000 हो जाएगा, ठीक है? 11,20,000 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो, ये 5 लाख और 5 लाख 10 लाख हुआ था माइनस 10 लाख, तो जीरो हो गया था। और 10,000 इंटू 112 कितना हो जाएगा? 11,20,000 डिवाइड बाई 1.12, तो 10 लाख ही आएगा। यहाँ पर भी क्या हो रहा है? 10,000 इंटू 102 करा तो 10,20,000 और 6 5 11 लाख में से 10 लाख गया तो 1 लाख बचा डिवाइड बाई 1.12। तो ऊपर कितना होगा न्यूमरेटर में? 11,20,000 डिवाइड बाई 1.12, तो आंसर कितना आएगा? अल्टीमेटली 10 लाख ही आएगा। सो देखो आप कितना आसान है। फ्री फोकट का 8 नंबर मिलता है यार आपको, है ना। एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन आता है, कुछ भी चेंज नहीं होता है। इस पैटर्न की यही खास बात है कि एक बार आप समझ गए ना तो कुछ भारी काम नहीं है। तो आपके लिए होमवर्क क्या है? ये क्वेश्चन भी करना है, पुराना क्वेश्चन जो करवाया था वो भी करना है, 17 भी करना है। अगर एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आया है इसका तो वो भी आप खुद से करिए, ठीक बात है। जहाँ भी आपको MM मॉडल का क्वेश्चन मिले आप खुद से करिए, ठीक बात है। ओके।